हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स मंत्रा पर। उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वसीम सर के साथ अभी तक आपने मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और अगर किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तक आपने मैथ पढ़ी थी, अब हम साइंस भी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अपने साइंस की पढ़ाई भी स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर। ठीक है, आज कुछ टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। साइंस का क्लास 10th का लेसन 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो तब तक तुम बाकी बच्चों से थोड़ा आगे निकल जाओ। मतलब 15, 20 या 25, 30 नंबर का चैप्टर जो है ना, वो कवर कर लो पहले ही। बड़े बड़े चैप्टर जो है पहले ही कवर कर लो हर एक सब्जेक्ट में। तो वैसे ही मैथ में तुमने स्टार्ट कर ही दी है, अब साइंस में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखो, हेडिंग लगाई सामने, लेसन 2 मानव तंत्र। लेसन 2 का नाम है मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम। अब उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर कई सारे तंत्र हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, सारे तंत्र हैं, वो सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं। तो उन तंत्रों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया मैंने? आज हेडिंग लगाई है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। आज हम परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम कुछ मेन टॉपिक से बात करने वाले हैं। ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में। उसके साथ साथ ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं, वर्क क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रक्त हो गया, रक्त के कार्य हो गए। इसके अलावा रक्त के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं ब्लड के, रक्त के घटक कंपोनेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके बारे में बात करेंगे। 9th क्लास में तुम ये थोड़ी चीजें पढ़ के आए हो। इस क्लास में इन्हीं चीजों को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो ह्यूमन में, मानव में कैसा होता है, वो पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अपना एक और मेन टॉपिक जो है हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है, इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहली हेडिंग लगाता हूं, एक सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाता हूं मैं, ध्यान दोगे। रक्त। रक्त क्या होता है? पढ़ के आए हो पीछे वाली क्लास में, 9th क्लास में। भले एग्जाम नहीं दिए, सीधे प्रमोट हो गए 10th में, लेकिन पता तो होगा कि भाई रक्त होता क्या है। रक्त होता है एक उत्तक है, रक्त एक टिश्यू है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसे, क्या होता है सर उत्तक? उत्तक 9th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैं बता देता हूं। देखो, 9th क्लास का याद नहीं रहेगा, बहुत छुट्टियां आ गई बीच में। उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। समान प्रकार की सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? उत्तक। उत्तक को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। ध्यान रहेगा इतना। अब इसमें टिश्यू क्या है वो बता दिया, उत्तक क्या है? भाई कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तरल का मतलब क्या? लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड हमें पता ही है लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड तो नहीं होता ना, ठोस तो नहीं होता ना, ठोस होता है ना गैस होता है। रक्त कैसे रूप में होता है? लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है। उसके अलावा संयोजी, कनेक्टिव है, ये जोड़ने का काम भी करता है अस्थियों, उपास्थियों, शरीर के विभिन्न अंगों को। ठीक है, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको आपस में जोड़ने का, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव भी है। तो इसीलिए क्या बोल दिया इसको? तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो रक्त की रहेगी डेफिनेशन। अगर कोई पूछ ले भैया परिभाषा, रक्त होता क्या है, तो तुम्हें ये लिखना है। क्लियर है इतनी सी बात? उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद बात आती है भाई रक्त जो है उसके काम क्या क्या होते हैं, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो रक्त के कार्य तुम्हें पता होने चाहिए। नॉर्मल से अगर मैं बात करूं, रक्त के क्या क्या काम हो सकते हैं। देखो, रक्त का एक तो प्रमुख काम होता है भाई गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना। विनिमय करने का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। O2 और CO2 को मेनली। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज होता है। किसका काम होता है? ये ब्लड का होता है। पहला काम तो ये होता है। दूसरा होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन, भी यही करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का मतलब क्या है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का मतलब है शरीर में हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाते हैं, अमीनो वगैरह ये सारी चीजें बन जाती हैं। इन सारी चीजों को जहां पर ये बना है वहां से शरीर की सभी कोशिकाओं तक लेकर जाना होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो ब्लड ही करता है। वो कौन करता है? रक्त ही करता है। तो भोज्य पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
फूड सब्सटेंसेस। समझ लो एक बार, इसके नोट्स जो है ना वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रोवाइड कब करा दूंगा? ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वो वसीम सर के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। उनको व्हाट्सएप करोगे, उनको मैसेज करोगे, सीधा यही मैसेज करना है, सर साइंस पीडीएफ। तो सर जो है तुम्हें साइंस के नोट्स अवेलेबल करा देंगे, चाहे हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के। अपना मीडियम वहां पे लिख देना, ठीक है। तो सर तुम्हें साइंस के नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे, वहां से साइंस के नोट्स लेना और उनको पढ़ लेना अच्छे से, उनको अपनी कॉपी में लिखना अपनी राइटिंग में, और उनको पढ़ लेना अच्छे से ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। तो ये तो होगी रक्त की कॉमन सी बात, सामान्य सी बातें। उसके बाद और आगे देखते हैं रक्त क्या क्या होता है, ध्यान दो। चलिए, रक्त की डेफिनेशन होने के बाद हम बात करते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, और क्या क्या क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूछी जा सकती है। जैसे पूछा जा सकता है भाई ब्लड का पीएच कितना होता है। पीएच का मतलब भाई ब्लड अम्लीय है कि क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, एसिडिक है या बेस है। तो वो पता लगाने के लिए हम उसकी पीएच निकालते हैं। रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ये ध्यान रखोगे। 7.4 जो होता है वो क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। अगर 7.4 है तो पिछली क्लास में तुमने पढ़ा था, अगर 7 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है पीएच मान तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्षारीय। क्षारीय यानी बेस हो जाता है ना, बेस हो जाता है। तो रक्त कैसा है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे रक्त की प्रकृति क्या है भाई, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, तो तुम क्या कहोगे, हल्का क्षारीय होता है 7.4। अब ये पीएच क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे केमिस्ट्री के लेसन में पढ़ेंगे, तो वहां पे बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद बात आती है भाई एक सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, मेरे अंदर ब्लड कितना हो सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर के आसपास रक्त होता है। 5 लीटर किसमें, सामान्य व्यक्ति में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसके अंदर। अब अगर कोई कमजोर है शारीरिक रूप से, कुपोषित है अगर कोई, तो उसके अंदर हो सकता है भाई ब्लड की कमी हो थोड़ी, ठीक है। 5 लीटर सामान्य है, एवरेज है। उसके बाद बात करें, अब बात आती है ब्लड का निर्माण कहां होता है। ब्लड का निर्माण कहां होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है जो वयस्क होते हैं, वयस्क मतलब एडल्ट जो हैं, या तुम्हारी उम्र के जो हैं बड़े लोग जो हैं उनमें, अब एडल्ट भी नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, वैसे गलत हो जाएगा। सामान्य में, सामान्यतः नॉर्मली किसमें होता है, नॉर्मली ये होता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अभी लाल अस्थि मज्जा क्या है, जो हड्डियां पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर एक विशेष भाग पाया जाता है जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। 2 तरह का होता है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। अब उसमें जो लाल अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा वाला जो भाग है, रेड बोन मैरो वाला जो भाग है, वो क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण करता है। क्लियर है इतनी सी बात, रक्त का निर्माण करता है। अब उसके बाद बात करें, सामान्यतः मैंने ये लिख दिया। अब अंतर कहां है, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे या नवजात जो होते हैं, इन्फेंट कहते हो जिसको इंग्लिश में, इन्फेंट, छोटे बच्चे या नवजात जो होते हैं, उनमें रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में, प्लीहा में, स्प्लीन में। छोटे बच्चों या नवजात में रक्त का निर्माण किसमें होता है, प्लीहा या स्प्लीन में होता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिन पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये अगर कोई कंपटीशन वाला भी बच्चा अगर वीडियो देख रहा है ये, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पीएच का मान कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, बॉडी सामान्यतः एक हेल्दी पर्सन में ब्लड कितना हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है। रक्त का निर्माण कौन से भाग में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। छोटे बच्चों या नवजात में कहां पर होता है, प्लीहा या स्प्लीन में होता है। क्लियर है इतनी सी बात। अब इसके बाद मैं बात करूं आगे, अब बात करते हैं रक्त। रक्त की अगर बात करें तो रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। रक्त कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से, 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। अब ये 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट यानी ठोस भाग होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है द्रव भाग, लिक्विड पार्ट। अब ये द्रव और ठोस क्या है, लिक्विड पार्ट जो है ना वो तो कहलाता है प्लाज्मा, क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और जो ठोस भाग है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पुसेल्स कहते हैं जिनको, ब्लड कॉर्पुसेल्स बोल दो चाहे ब्लड सेल्स बोल दो, एक ही बात है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा लगभग होता है 55%, पूरे रक्त का लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 45%। ये रेशियो होता है भाई, द्रव भाग जो होगा, प्लाज्मा जो होगा वो होगा 55%, और सारी जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, वो कितनी हो जाएगी, लगभग 45 या 45%। क्लियर है इतनी सी बात। अब इन दोनों में देखते हैं कि भाई प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बनता है, और जो रक्त कणिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनमें क्या क्या खासियत है। फटाफट ये लिखना चाहो तो लिख लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं सीधा।
ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना है, रक्त दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो प्लाज्मा, ठोस पार्ट जो है, सॉरी लिक्विड पार्ट जो है, द्रव भाग जो है रक्त का, वो है प्लाज्मा, और दूसरा है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा कितना परसेंट है? लगभग 55% होता है, और ब्लड सेल्स जो है वो लगभग 45%, 45% है। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो लगभग 93% तो वाटर ही होता है। प्लाज्मा में 93% तो पानी होता है, जल ही होता है। उसके अलावा बाकी जो 7% बचेगा उसमें कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आएंगे, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, गैसें आ जाएगी कुछ इत्यादि, कुछ प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद बात करूं, प्लाज्मा में इतना ही, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। रक्त कोशिकाओं की अगर बात करें ना, तो रक्त कोशिकाएं क्या है? रक्त कोशिकाएं कुल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला आरबीसी, जिसका पूरा नाम पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स कहते हैं वैसे, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स या कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, कुछ भी कह दो। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा आता है हमारा प्लेटलेट्स। एक सेकेंड, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं हिंदी में रुधिर बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु। वो प्लेटलेट नाम जो है ज्यादा अच्छा है, बिंबाणु बिंबाणु अपने समझ में नहीं आने वाले, है ना। ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों में क्या क्या विशेष है? देखो, सबसे पहले मैं आरबीसी की बात करूं। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाओं में से आरबीसी है। अगर ये तीनों कोशिकाएं, इन तीनों की बात करूं, ये तीनों 45% है ना, तो इन तीनों में से लगभग 99%, तो इन तीनों में से 99% तो आरबीसी होती है। यानी ये तीनों मिला के अगर 100 है ना, ये तीनों मिला के आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के अगर 100 है ना, तो उसमें से 99 तो अकेली आरबीसी है। आ रही बात समझ में? बाकी जो 1% बचेगा ना, उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों आ जाएगी। यानी सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। इसी कारण आरबीसी की सबसे अधिक संख्या होती है। आरबीसी का नाम ही लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स है, तो पता चल रहा है कि भाई इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। अगर इसका कलर रेड है और इसकी संख्या सर्वाधिक है, तो ब्लड का कलर भी कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्लियर है? अब बात यह आती है कि इसका कलर रेड क्यों है, इसका रंग रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है? तो उसके लिए यह है, इसका रंग लाल होता है एक विशेष वर्णक के कारण, एक विशेष पिगमेंट के कारण। लाल रक्त कणिकाओं में एक विशेष वर्णक पाया जाता है, जिसे नाम क्या दिया जाता है? जिसे नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। ध्यान दोगे वापस, हीमोग्लोबिन। क्लियर है? कि ओ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक विशेष वर्णक पाया जाता है, नाम ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर जो होता है रेड होता है, और इसी रेड कलर की वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। तो अल्टीमेटली ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा वर्णक है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? तो वो वर्णक तुम ध्यान रखोगे, वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन पे प्रश्न पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? तो हिम शब्द आ रहा है यहां पर, एक तो हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। अब ये हिम क्या है? हिम Fe, आयरन को कहते हैं, आयरन को हिम कहा जाता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या? एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन प्लस आयरन, आयरन और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट होता है? तो ये ध्यान रखोगे, आयरन होता है, Fe पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी है, लोहे की कमी नहीं बोल के क्या, सॉरी खून की कमी नहीं बोल, क्या कहते हैं? आयरन की कमी है। अब आयरन की कमी हो गई, मान लो देखो ब्लड आयरन की कमी हो गई, आयरन से क्या बना है? आरबीसी बना है। अगर आयरन कमी होगी तो आरबीसी कमी होगी, आरबीसी से क्या बना है? ब्लड बना है, तो आरबीसी कमी होगी, तो किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की कमी होगी। यहीं से ध्यान रखोगे, आयरन की कमी को एक नाम दिया जाता है, विशेष नाम एनीमिया। एक विशेष डिजीज होती है एनीमिया। क्लियर है? इतनी सी बात, फटाफट देख लो ये एक बार। चलो, तो ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? आयरन से मिलकर बनता है। आयरन कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्लियर है? आयरन की अधिकता होगी तो रक्त की अधिकता होगी, आयरन कमी होगी तो रक्त की कमी होगी। तो पहली चीज तो ये होगी, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया।
दूसरा ये आता है कि आरबीसी कोशिकाएं जो होती है वो केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, यानी उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक जो होता है, हर एक कोशिका के अंदर मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है ना। न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करता है, कोशिका को नियंत्रण करता है। अब अगर ये न्यूक्लियस नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, तो कोशिका को नियंत्रित कौन करेगा? ऐसा जो न्यूक्लियस है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता। ऐसा जो केंद्रक है वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस नहीं होता। एक सेकेंड, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात आती है भाई, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का लाइफ साइकिल जो है ना वो कितना है? जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग होता है 120 दिन का। कितना? लगभग 120 दिन का। क्लियर है? आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाएगा? लगभग 120 दिन का। उसके बाद बात करें आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य, सबसे जरूरी कार्य आरबीसी का ही होता है। आरबीसी का काम होता है गैसों का परिवहन करना। गैसों का, अभी मैंने बताया ना ब्लड के काम में, तो ब्लड काम करता है गैसों का परिवहन करना। ब्लड में कौन करवाता है वो काम? ब्लड में देखो या तो प्लाज्मा करवाएगी, या आरबीसी, या डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स, इन्हीं से मिलकर बना है ब्लड। तो ये चार मिलकर ही कोई ना कोई काम कराएंगे जो ब्लड कर रहा है। तो ये जो काम है गैसों का परिवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कौन करता है? वो आरबीसी ही करता है। क्लियर है? आरबीसी ये काम करेगा। उसके अलावा आरबीसी के बहुत सारे काम है। आरबीसी रक्त की जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको, ब्लड की जो मेटाबॉलिज्म रेट उपापचयता है उसको नियंत्रित करता है। ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है आदि। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी आरबीसी के बारे में। विशेष बातें ध्यान रखोगे, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, केंद्रक विहीन होता है, जीवन चक्र जो है, जीवन काल जो है, लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। काम होता है इसका गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। क्लियर है इतनी सारी बातें? ठीक है, तो ये सारी बातें आरबीसी के बारे में लिख लो फटाफट ये सारा। उसके बाद अपने बात करते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। फटाफट लिखो। चलिए, आरबीसी के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं अपना जो सेकंड ब्लड सेल्स हैं, जो रक्त कोशिकाएं दूसरे प्रकार की, उसकी बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं इनको हिंदी में, अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका रंग हल्का पीला, लाइट येलो होता है या सफेद होता है। ठीक है, इसीलिए ये जब झुंड में होती है सफेद से दिखाई देती है, इसीलिए इसको श्वेत कहते हैं, सफेद कहते हैं। श्वेत मतलब सफेद, व्हाइट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में कि भाई इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य हम 7वीं क्लास से हमारी बुक में दिया हुआ, 7वीं क्लास में हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तब से हमारी बुक में दिया हुआ है। सैनिक कोशिकाएं कहते हैं इनको, सोल्जर सेल्स कहते हैं। सोल्जर सेल्स कहते हैं सैनिक कोशिकाएं। अब ये सैनिक कोशिकाएं क्यों कहा जाता है इनको? सैनिक कोशिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य करती है मतलब इम्यूनिटी का काम करती है, शरीर को इम्यून करती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी कैसे, इम्यून कैसे करती है? तो भैया सीधी सी बात है, जैसे एक कंट्री में, जैसे एक देश में, देश के बॉर्डर पर, देश की सीमाओं पर सैनिक खड़े रहते हैं अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, वैसे ये जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वो हमारे शरीर की सैनिक है। ये हमारे शरीर को दुश्मनों से, दुश्मन कौन है? वायरस है। दुश्मन कौन है? वायरस है जो बाहर घूम रहे हैं, जैसे कोरोना, अभी नाम सुन रहे हो तुम, है ना, वो एक दुश्मन है। अब उससे बचने के लिए कौन है हमारे पास? हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, जो क्या करेगी? जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, ये उसको मारने का काम करेगी, ये उसको मारेगी और हमारे शरीर को सुरक्षित रखेगी। अब कई बार तो क्या होता है कि हमारी जो सैनिक कोशिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वायरस या बैक्टीरिया को मार देती है और हमारा शरीर जो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है कि सामने वाला जो वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, वो हमारी सैनिक कोशिकाओं को हरा देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, ये हमें बीमार कर देंगे। तो ये सैनिक कोशिकाएं जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार की होती है। जैसे आरबीसी में कोई विशेष प्रकार नहीं था, आरबीसी सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। अब ये 2 टाइप कौन कौन से हैं बता देता हूं मैं। 2 टाइप की हैं, एक तो होती है कणिका में, एक तो होती है कणिका में और दूसरी होती है अकणिका में। ये क्या है सर कणिका में और अकणिका में? इंग्लिश में देख लो पहले। ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, या नॉन ग्रेन्युलोसाइट ही बोलते हैं। ठीक है, अग्रेन्युलोसाइट या नॉन ग्रेन्युलोसाइट। अब ये क्या है? जैसे मान लो इसके कुछ कोशिकाएं इसमें
कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होती है जो साफ होती है और कुछ में ऐसे कणिकाएं बनी होती है, यानी इससे कुछ निशान बने रहते हैं, कुछ कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्स पाए जाते हैं, ग्रेन कहते हैं कणिकाओं को, तो ग्रेन्स पाए जाते हैं। जिनमें ग्रेन्स पाए जाएंगे वो तो हो जाएगी कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ऐसा कोई कणिकाएं नहीं पाई जाएगी वो हो जाएगी या कणिका में या ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर है? साइट वर्ड जो आता है वो कोशिका के लिए आता है, साइट वर्ड ध्यान रखोगे। ये बात होगी इतनी सी। इसके बाद बात करते हैं अभी कणिका में और एकणिका में भी आगे कुछ भागों में बढ़ती हैं। कौन कौन से भागों में बढ़ती हैं वो नाम लिख देता हूं सामने। कणिका में जो है आगे 3 भागों में बढ़ती हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, फिर आता है दूसरी इओसिनोफिल। ये नोट्स में तुम्हें अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, यहां पे सिर्फ समझ लो फटाफट। इओसिनोफिल, और तीसरी जो आती है वो आती है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और कणिका में एकणिका में एग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वो 2 प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये हो गए 5 प्रकार। ध्यान रह जाएगा, कणिका में एकणिका में ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट एकणिका में जो है वो 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसके बाद अब लिम्फोसाइट फिर आगे जाके 3 भागों में बढ़ती है। लिम्फोसाइट फिर 3 भागों में बटेगी। कौन कौन से 3 भाग? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स। एनके सेल्स क्या है? एनके का मतलब है नेचुरल किलर, नेचुरल किलर कोशिकाएं, यानी प्राकृतिक मारक, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है। अब मोनोसाइट क्या करती है? मोनोसाइट जब परिपक्व होती है, मोनोसाइट जब परिपक्व होती है, जब ये मैच्योर हो जाती है, मोनोसाइट जब बड़ी होती है, तो ये किसका एक काम करती है? ये महाभक्षक कोशिकाओं का काम करती है। महाभक्षक, अच्छे से देख लेना थोड़ा सा। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज कोशिकाओं का, महाभक्षक यानी जीवाणुओं का, विषाणुओं का, वायरस बैक्टीरिया का भक्षण करने का, उनको खाकर नष्ट करने का काम कौन करती है? मोनोसाइट करती है। तो ये सारी किसकी बात है? डब्ल्यूबीसी की बात है। डब्ल्यूबीसी श्वेत कोशिकाएं कहलाती है, सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, इनको प्रतिरक्षा का काम होता है, इम्यूनिटी का काम कहते हैं। इसको 2 प्रकार की होती है ये, कणिका में और एकणिका में। कणिका में ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं इंग्लिश में, 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। एकणिका में 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट जो होता है 3 प्रकार का कोशिकाएं होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक, नेचुरल कोशिकाएं, नेचुरल किलर कोशिकाएं, एनके सेल्स इनको कहते हैं। मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाएं बनाती हैं जो जीवाणु या विषाणुओं का भक्षण करने का काम करती हैं। ये सारा चार्ट याद रहना चाहिए तुम्हें डब्ल्यूबीसी के बारे में, तब तो डब्ल्यूबीसी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन गलत कर सकते हो। समझ में आ रही है इतनी सी बात? ठीक है। ये बात समझने के बाद अब इनमें भी जैसे, अब इनमें अगर बात करूं 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो इनमें सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक पाई जाती है न्यूट्रोफिल। इन 5 में सर्वाधिक कौन होती है? न्यूट्रोफिल होती है। क्लियर है? तो मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर ही काम करेंगे सोल्जर सेल्स का, प्रतिरक्षा का। इओसिनोफिल और बेसोफिल का अलग काम होता है। बेसोफिल का प्रत्युर्जता कहते हैं हिंदी में, प्रत्युर्जता। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा वर्ड है, हिंदी में बकवास कर रखी है इन्होंने। प्रत्युर्जता यानी एलर्जी, एलर्जी से रिलेटेड होता है ये बेसोफिल कोशिकाएं जो होती है। तो ये सारा चार्ट हो गया। प्लेटलेट्स के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जिनको रुधिर बिंबाणु कहते हैं, इनका काम जगत में मशहूर है, पूरा विश्व जानता है इसका काम क्या है, प्लेटलेट्स का। ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाना। क्लियर है इतनी बात? क्या करता है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाते हैं। रक्त का थक्का जमाएंगे जब भी चोट लगती है, चोट लगने पर तुम देखते हो थोड़ी देर खून बहता है, थोड़ी देर के बाद खून बहना अपने आप रुक जाता है। अपने आप खून बहना रुक जाता है। कैसे रुकता है? वहां पर प्लेटलेट्स काम आते हैं। वो क्या करते हैं? क्लोट बनाते हैं। थक्के को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लोट कहते हैं। क्लोटिंग करते हैं ब्लड की। क्लोटिंग जैसे ही करता है, रक्त का थक्का जैसे जमता है, वहां पर रक्त बहना बंद हो जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? फटाफट लिख लो, ये बनाना बना लो वरना नोट से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो रक्त का संगठन की बात करने के बाद, रक्त के कंपोजिशन की बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्त के परिसंचरण की, ब्लड का सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड जो है, रक्त जो है शरीर में कैसे बहता है, शरीर में कैसे फ्लो करता है। अब फ्लो कैसे करेगा? ध्यान दो, पूरे शरीर में रक्त बह रहा है। अगर पूरे शरीर में रक्त बह रहा है तो रक्त को पंप करने के लिए कोई मशीन चाहिए। मतलब जैसे पानी चला रहे हो आप कहीं पर, अगर आप पानी कहीं पर चला रहे हो तो पानी चलाने के लिए आपको किसी ना किसी मशीन की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो प्रेशर
वहां पर पैदा कर सके, ठीक है, जिससे कि पानी आगे जा सके, पीछे आ सके, वापस ये सारे काम हो सके। वैसे ही अगर शरीर में रक्त को फ्लो कराना है, रक्त को बहाना है, तो एक ऐसा पंप चाहिए जो रक्त को क्या कर सके, शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा सके, वहां से वापस लेके आ सके, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये भी ध्यान रखोगे कि मैंने बताया रक्त का एक काम होता है, रक्त का काम होता है O2 व CO2 का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसा होगा कि किसी समय तो ब्लड के अंदर, किसी समय रक्त के अंदर ऑक्सीजन होगी, रक्त के अंदर किसी समय ऑक्सीजन भरी होगी और किसी समय CO2 मिली हुई होगी, ठीक है। अब जिस समय ऑक्सीजन मिली हुई होगी उस समय तो रक्त होगा प्योर ब्लड, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर, शुद्ध ब्लड कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे, ठीक है। और जिस समय उसके अंदर CO2 मिली हुई होगी, CO2 घुली हुई होगी, डिजोल्व होगी CO2, उसे क्या कहेंगे, इम्प्योर ब्लड कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे। क्लियर है तीसरी बात, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया जब ये O2 और CO2 बह रही है तो O2 और CO2 कहां से कहां लेके जाता है। अब देखो एक बात है सिंपल सी, O2 और CO2 हमारे शरीर में आती कहां से है, नाक की सहायता से, नोज की सहायता से आती है, फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से आगे कौन लेके जाता है, रक्त लेके जाता है। तो सीधी सी बात है कि भैया अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए एक लंग बना दिया मैंने, फेफड़ा बना दिया, और फेफड़े में क्या है, कुछ एल्वियोलाई पाई जाती है, इस तरह से एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। अब ये क्या होती है, ये जब हम लंग्स पढ़ेंगे ना, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इन चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ गई, यहां से क्या जुड़ी रहती है, यहां से एक भाई ब्लड वेसल जुड़ी है, रक्त वाहिनी जुड़ी है, रक्त वाहिनी जुड़ी है तो रक्त को लेकर आएगी। अब मान लो यहां पर CO2 गैस होगी तो CO2 यहां पे छोड़ दी जाती है और यहां से ऑक्सीजन मिला ली जाती है। तो यहां पे CO2 गैस आई, यहां से ऑक्सीजन गैस लेके गया, इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करने वाले एक ऑर्गन का नाम होता है हार्ट, हृदय, ठीक है। हृदय क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करवाता है, रक्त का सर्कुलेशन करवाता है, ठीक है। क्लियर है तीसरी बात, रक्त का सर्कुलेशन कौन कराता है, परिसंचरण कौन कराता है, हृदय करवाता है। अब हम बात करते हैं रक्त के परिसंचरण का मतलब क्या है। परिसंचरण का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, रक्त का शरीर में बहना क्या कहलाता है, रक्त का परिसंचरण कहलाता है। अब उसके बाद रक्त का शरीर में बहने के बाद बात आती है कि भाई ये परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण जहां जहां पर होगा वो अंग, वो सारे अंग जो रक्त के परिसंचरण में शामिल होते हैं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जिसमें भाई कई सारी वाहिनियां आ जाएगी और हृदय आ जाएगा। क्या क्या आएगा रक्त परिसंचरण में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं, सर्कुलेशन सिस्टम की बात करूं, तो एक तो यहाँ पर हार्ट आ जाएगा, हृदय आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर वाहिनियां, वेसल्स कहते हो जिनको, ठीक है, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां आ जाएगी। अब हृदय तो एक ही है शरीर में, लेकिन वाहिनियां दो प्रकार की होती है। वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आर्टरी, आर्टरी, और दूसरी होती है वेन। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी होती है धमनी कहते हैं हिंदी में, और वेन होती है सिरा। अब आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है हृदय से रक्त को सभी अंगों तक लेकर जाना, रक्त को सभी अंगों तक लेकर जाना। आर्टरी क्या करेगी, हृदय से रक्त लेगी और कहां तक लेकर जाएगी, सभी अंगों तक लेकर जाएगी, सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाएगी, वो होगा काम धमनी का। और सिरा क्या करती है, सिरा करती है हृदय से शरीर के सभी अंगों से, शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें ध्यान रखोगे। धमनी का काम होता है हृदय से रक्त को सभी अंगों तक लेकर जाना। हृदय, मान लो यहां पर हृदय है, यहां से रक्त को लेकर जाएगी शरीर के सभी अंगों तक, वो काम कौन करेगी, धमनी। और सभी अंगों से रक्त को वापस इकट्ठा करेगी और वापस लेकर आएगी हृदय तक, वापस हृदय तक लेकर कौन आएगा, सिरा, वेन। क्लियर है दोनों चीजें। तो परिसंचरण तंत्र में दो चीजें शामिल होती है, एक तो हृदय और एक धमनियां, एक धमनी और सिराएं। अब देखो धमनी और सिराएं जो होती है ना, वो सभी जीवों में नहीं पाई जाती, सभी जीवों में नहीं पाई जाती। इनके आधार पर ही जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज, यानी खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र से क्या मतलब है, सुन लो, लैंग्वेज डेफिनेशन जो है लिखी हुई मिल जाएगी तुम्हें। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है जब रक्त धमनी और सिराओं में बहता है, जब रक्त धमनी और सिराओं में बहता है तो तंत्र कौन सा कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है।
और जब रक्त जो है सीधा ऊतकों में बह रहा है, सीधा कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, बिना धमनी और शिराओं की सहायता से, किसी भी आर्टरी और वेन की हेल्प नहीं ली जा रही, सीधा टिश्यूज में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। अब ये खुला परिसंचरण तंत्र कहां पाया जाता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका खुले परिसंचरण तंत्र का। उसके अंदर धमनी शिराएं नहीं पाई जाती, सीधा नदी के रूप में रक्त बह रहा होता है, जैसे नदी में पानी बहता है बिल्कुल वैसे ही। और धमनी और शिराओं में रक्त बहता है तो वो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ह्यूमन, मानव। हम खुद जो है हमारे अंदर ये सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा आर्टरी और वेन। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आई। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हृदय कैसे काम करेगा, वाहिनियां कैसे काम करेगी, वाहिनियां कौन कौन सी होती है, धमनी और शिरा होती है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का, खुला और बंद। ये सारी बातें होने के बाद अब बात आती है हृदय की। हृदय की बात करते हैं, ये लिख लो फटाफट, फिर एक अच्छा सा हृदय का डायग्राम बनाते हैं और हृदय का डायग्राम बना के ये सारी चीजें समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम मानव हृदय की। देखिए बहुत सारी बातें कर ली हमने आज, ठीक है। अब ये जो है आज के दिन का हमारा लास्ट टॉपिक है मानव हृदय, उसको फटाफट समझते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अब मानव हृदय के बारे में बात करने से पहले पता होना चाहिए मानव हृदय कहां पर पाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, कहां पर स्थित होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये बात करें अगर हम, ये होता है हमारी वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में बाईं तरफ, वक्ष गुहा ये जो छाती वाला भाग जो होता है उसे कहते हैं वक्ष गुहा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उसमें लेफ्ट साइड बाईं तरफ पाया जाता है, राइट साइड नहीं, बाईं तरफ पाया जाता है हृदय। बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार का होता है। ये बात हो गई। उसके अलावा अब इसके बाहर, अब इस तरह का है ये जो मैंने बनाया रफ डायग्राम में समझने के लिए। एक बार इसे समझ लेते हैं, फिर जो डायग्राम हमने एग्जाम में बनाना होगा वो भी देखेंगे। पहले एक बार इसे समझने के लिए बनाया सर। इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं? इस कवरिंग को कहते हैं हृदयावरण। क्या कहा जाता है इसको? हृदयावरण कहा जाता है। हृदयावरण या इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? इसके चारों तरफ पाया जाता है हृदयावरण, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद बात करें, हृदयावरण के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जो रक्षा करता है वही चोटों से। अगर आपकी छाती वाले भाग पर कहीं से चोट लग जाती है तो उसकी रक्षा करने के लिए, हृदय की रक्षा करने के लिए इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का द्रव भी पाया जाता है जिसे कहते हैं हृदयावरणी द्रव। हृदयावरणी द्रव, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं जिसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है? तीसरी बात, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ये होगी दो बातें। अब इसके बाद विशेष बात जो करनी है, अब इसको एक बार मिटा देता हूं इसके बाद, क्योंकि नोट्स में तुम्हें वर्ड मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए वर्ड बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कहां पर काम आता है भैया, सॉरी, हृदय कैसे काम करता है। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप की तरह काम करता है मतलब जैसे एक पंप करता है भाई, पानी को फेंकने का काम करता है, ठीक है, वैसे ही हृदय काम कर रहा है। और हृदय क्या कर रहा है? ब्लड को आगे फेंकने का काम कर रहा है। एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ रक्त को आगे फेंकने का काम करता है। अब इसके अंदर विशेष बात क्या है? हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 कक्ष से मिलकर बना होता है। 4 कक्ष कौन कौन से तुम देख सकते हो? ऊपरी 2 कक्ष और निचले 2 कक्ष। ऊपरी जो 2 कक्ष होते हैं वो छोटे कक्ष होते हैं, निचले जो 2 कक्ष होते हैं वो बड़े कक्ष होते हैं। जो छोटे कक्ष होंगे, जो छोटे पार्ट होंगे, उन्हें कहेंगे ऊपरी 2 कक्ष जो है, ऊपरी 2 छोटे कक्ष जो है उन्हें कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद कहा जाता है, या कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम कहेंगे। और निचले जो 2 कक्ष हैं, निचले 2 कक्ष तुम्हें साफ दिखाई दे रहा चित्र में, बड़े कक्ष हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। निलय, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, ऊपरी जो 2 कक्ष है वो एट्रियम और निचले 2 कक्ष वेंट्रिकल या निलय। अब तुम देख सकते हो डायग्राम मैंने कैसे बनाया है। एक जो व्यक्ति जैसे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, बिल्कुल वैसे अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है तुम्हारे सामने तो उसका डायग्राम है ये। जैसे ये साइड जो है वो राइट साइड है और ये साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये राइट और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। यानी ये क्या है? ये है हमारा दायां आलिंद। राइट को क्या कहते हैं हिंदी में? दायां। तो आलिंद है दायां आलिंद, यानी राइट एट्रियम हो जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बायां आलिंद। बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? ये निलय है। कौन सा? राइट है, दायां है, तो राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। और वो कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, ध्यान दो, राइट एट्रियम में तुम देख रहे हो एक वाहिनी आ रही है, एक वेसल आ रही है। ये वेसल क्या है? दायां आलिंद में एक वेसल आ रही है, एक वाहिनी आ रही है। वो क्या लेकर आ रही है? रक्त को ही लेकर आएगी। कौन है ये? इसका नाम क्या है? इसका नाम है महाशिरा। महाशिरा इंग्लिश में कहते हैं वेना केव।
वेना केव कहते हैं इसको, ठीक है। वेना केव, नाम ध्यान रखोगे, महाशिरा या वेना केव। अभी वेना केव क्या करती है? वेना केव की सहायता से रक्त जो है वो सभी अंगों से, वेना केव या महाशिरा क्या करती है? शरीर के सभी अंगों से रक्त को इकट्ठा करके लेकर आती है दाएं आलिंद में। तो सबसे पहले रक्त जो है शरीर के सभी अंगों से इकट्ठा किया जाएगा और महाशिरा की सहायता से, वेना केव की सहायता से दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में पहुंचेगा। क्लियर है इतनी सी बात? अब तुम देख सकते हो, जैसे मैंने दाएं आलिंद बताया, दाएं आलिंद के अंदर दाएं आलिंद को दाएं आलिंद को दाएं निलय से, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का गेट पाया जा रहा है, कपाट कहते हैं जिसको हिंदी में। एक विशेष प्रकार का गेट पाया जा रहा है, वॉल्व पाया जा रहा है, ठीक है। ये वॉल्व कैसा है? ये इसमें तुम देख सकते हो 3 फोल्ड है। कितने फोल्ड है? 1, 2 और 3। 3 वलन है, 3 फोल्ड है, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट कहते हैं, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसको। क्लियर है? त्रिवलनी कपाट। अब जैसे ही दायां आलिंद रक्त से पूरा भर जाएगा, वैसे ही त्रिवलनी कपाट खुलेंगे और रक्त आएगा दाएं निलय में। क्लियर? दाएं निलय में आएगा। अब दायां आलिंद से रक्त कहां पर आ जाएगा? सारा का सारा दाएं निलय में। अब धीरे धीरे क्या हो गया? दायां निलय भी भरना शुरू हो गया। जैसे ही दायां निलय भर जाएगा, वैसे ही ये गेट बंद हो जाएगा। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, गेट खुलने पर अधिक आवाज नहीं होती, बल्कि गेट बंद होने पर आवाज होती है। तो जैसे ही ये गेट बंद होगा, पहली ध्वनि उत्पन्न होती है। पहली ध्वनि उत्पन्न होगी यहां पर लब, LUB, लब का साउंड क्रिएट होता है, यहां पर लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये गेट बंद हो गया, ये पूरा भर चुका है। जैसे ही पूरा भरेगा तो ब्लड अब कहां जाएगा? अगली जो वाहिनी दिख रही है तुम्हें, उस वाहिनी में रक्त जाना शुरू होएगा। हृदय से जो रक्त को लेकर जाती है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो ये क्या है? धमनी है। लेकिन ये धमनी जो है रक्त को कहां लेके जा रही है? ये लेकर जा रही है रक्त को फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जा रही है। फेफड़ों की तरफ लेके जा रही है, लंग्स की तरफ लेके जा रही है। एक सेकंड में मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से इस चीज को समझ सकें। ये सारा मिटा देता हूं मैं, ध्यान दो। ये त्रिवलनी कपाट हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। ये दाएं आलिंद अपना दाएं निलय से एक धमनी निकल रही है जो कहां जा रही है? फेफड़ों की तरफ जा रही है। बात बता दी मैंने, क्योंकि फेफड़ों की तरफ जा रही है इसीलिए इसको नाम दे देते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम देते हैं? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में फेफड़ों कहा जाता है फुफ्फुस। तो ये हो गया फुफ्फुसीय धमनी। तो हिंदी में कहते हैं इसे फुफ्फुसीय धमनी और इंग्लिश में नाम दिया जाता है इससे पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। धमनी को मैंने बताया था आर्टरी कहते हैं, और पल्मोनरी पल्मन्स की तरफ जा रही है, फेफड़ों की तरफ जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये फेफड़ों की तरफ जाके क्या करेगी? फेफड़ों की तरफ रक्त को लेकर जाएगी। अब ये रक्त कैसा है? देखो, शरीर के सभी हिस्सों से रक्त इकट्ठा होकर आया है। अगर शरीर के सभी हिस्सों से इकट्ठा होकर आया है तो इसमें CO2 है, क्योंकि शरीर के सभी हिस्सों से क्या लेकर आई गई है? CO2 को लेकर आया गया है। अब CO2 को लेकर आया गया है, रक्त कहां जा रहा है? जा रहा है फेफड़ों की तरफ। मान लो यहाँ पर एक लंग है, मैं बना देता हूं यहाँ पर स्ट्रक्चर। वैसे तो देखो ये फेफड़ों के अंदर की तरफ ही पाया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ही छोटा रास्ता होता है इसके लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीधी बात करूं लंग्स की, तो यहाँ पर अगर एक लंग हो इस तरह से, तो यहाँ पर अगर ये आता है तो यहाँ पर क्या पाई जा रही है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, एल्वियोलाई पाई जा रही है, कुपिकाएं पाई जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन आती है। अब यहाँ पे ये आके जुड़ेगी, ये आर्टरी जो है वो आके यहाँ पे जुड़ेगी, और यहाँ से CO2 जो थी वो तो डाल देगा ये फेफड़ों के अंदर, लंग्स में छोड़ देगा, और वहां से लंग्स से ऑक्सीजन वापस ले लेगा, लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। अब रक्त कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजनित ब्लड हो गया, ऑक्सीजन वाला रक्त हो गया। ये ऑक्सीजन वाला रक्त वापस घूमकर कहां आता है? ये आता है बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में कौन लेकर आएगा? हृदय में जो रक्त को लेकर आता है वो कौन था? अभी बताया था मैंने, शिरा होता है, वेन होती है, ठीक है। तो ये कौन सी वेन है? क्योंकि फेफड़ों से लेकर आ रही है, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन है। कैसी वेन? पल्मोनरी वेन है, यानी फुफ्फुसीय सिरा है। फुफ्फुसीय सिरा है जो रक्त को कहां लेकर आती है? जो रक्त को बाएं आलिंद में लेकर आती है। अब ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। बाएं आलिंद में रक्त आएगा, वापस देखो बाएं आलिंद भरेगा, ये गेट खुलेगा। अब यहां पर तुम देख सकते हो डबल फोल्ड है, केवल 2 वलन है। अगर ये 2 वलन है तो इसको हम हिंदी में क्या नाम कहेंगे? द्विवल्ली कपाट। क्या नाम कहेंगे? द्विवल्ली कपाट। और इंग्लिश में ट्राइकस्पिड की जगह हो जाएगा ये बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? ये हो गया। अब ये पूरा भरेगा, रक्त आएगा इसके अंदर, बाएं निलय के अंदर, बाएं निलय में रक्त भरेगा। अब जैसे ही बाएं निलय पूरा भर जाएगा तो ये गेट भी बंद होगा। अब ये गेट बंद होगा, देखो पहले गेट में साउंड आया था लब का,
पहले गेट में साउंड कौन सा बना था, लब, और दूसरा गेट जैसे ही बंद होगा तो आवाज आएगी डब की। तो हृदय चक्र के दौरान लब और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है इसी बात? तो लब और डब का साउंड बन गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे पूरा भरेगा तो एक और मैंने यहाँ पर वेसल दिखा रखी है, यहाँ पे थोड़ा नीचे बता देता हूँ इसको समझने के लिए। एक और वेसल बता रखी है मैंने यहाँ पर। अब ये वेसल क्या करेगी, इस वेसल की सहायता से रक्त को बाहर भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? शरीर के सभी अंगों तक रक्त को, क्योंकि ये शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन वाला रक्त है, तो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना जरूरी है इसको। शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगा, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगा, किसकी सहायता से पहुंचेगा? इसे कहते हैं हिंदी में महाधमनी, इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा। एओर्टा कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये इस तरह से हृदय है, हृदय कार्य करता है। हृदय की संरचना की अगर बात की जाए तो हृदय में 4 कक्ष, 2 ऊपरी कक्ष जो होते हैं छोटे कक्ष आलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष बड़े कक्ष। एक आलिंद एक निलय, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद बाएं निलय, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा कपाट पाया जाता है? बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट पाया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? अब तुम देख सकते हो ये पूरा जो चक्र कहलाता है, ये एक कहलाता है हृदय चक्र। क्या कहलाता है? ये हृदय चक्र कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्डियक साइकिल। क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल कहा जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये उम्मीद कर रहा हूं इतनी सारी चीजें आपको समझ आई होगी। इसमें कुछ और चीजें हैं रक्त से संबंधित जो अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ लेना अच्छे से। नोट्स का मैंने तो बता दिया, डिस्क्रिप्शन में वसीम सर के नंबर मिल जाएंगे, उन्हें आप मैसेज कर देना और उनसे आप नोट्स मांग लेना, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे ऑनलाइन। वहां से नोट्स लोगे, पढ़ोगे, जो चीज समझ नहीं आएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट में कमेंट कर देना कि सर ये चीज समझ आई, ये चीज समझ नहीं आई, और कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो भी बता देना, अपना नाम लिख देना, पता तो चले कौन कौन पढ़ रहा है मेरे बच्चों में से। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ा समझ आया होगा। थैंक यू।